हेलो दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर से आप सभी का इस माही ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोटर एक युक्ति। मोटर पढ़ने जा रहे हैं। इस मोटर की कार्यविधि पढ़ेंगे, किस प्रकार से काम करती है। याद कीजिए, जब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो से पहले एक वीडियो दिया था, सेकंड लास्ट वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और मैंने कहा था इसी के बेस पे हम लोग 2-3 युक्तियाँ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर तो पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत मोटर। मोटर पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, मोटर तो सभी ने देखी होगी। अरे पानी वाली मोटर देखी होगी। उसी मोटर की बात कर रहे हैं हम कि वो मोटर किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहला सवाल मेरा कि मोटर कैसा उपकरण है, कैसा यंत्र है, कैसी डिवाइस है। याद कीजिए, ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने कहा था ये स्टैटिक डिवाइस है, मतलब स्थिर यंत्र है। और मोटर की बात करूं, क्या मोटर में सभी पार्ट्स भाई फिक्स होते हैं? क्या नहीं होते। याद कीजिए, मोटर में एक कोयल सी एक्सल घूम रहा होता है ना, इसका मतलब घूर्णन कर रही है, तो इसका मतलब ये रोटेटिंग डिवाइस है, घूर्णन यंत्र है। मोटर, पहला ही सवाल अच्छा सवाल। मोटर एक कैसा उपकरण है? एक घूर्णन यंत्र है, रोटेटिंग डिवाइस है दोस्तों। जबकि ट्रांसफार्मर क्या था? एक स्टैटिक डिवाइस। अच्छा, मोटर का काम क्या होता है? आपने घर पे आपके मोटर देखी होगी, पानी वाली कॉमर्शियल मोटर। उसमें आपने देखा होगा, जो ही आप उसको विद्युत देते हो तो राउंडिंग करने लग जाती है ना, से उसकी एक्सल ऐसे घूमना स्टार्ट कर देती है। तो उसका मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो। आगे वो यांत्रिक घूमना स्टार्ट कर चुकी थी, तो उसको कुछ फोर्स मिलना स्टार्ट हो गया था, इसलिए वो कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल ऊर्जा। देखिए दोस्तों, हमने मोटर की कार्यविधि की बात की, तो मोटर क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। दो सवाल बने, दोनों ही अच्छे सवाल। पहला सवाल, मोटर कैसा उपकरण है? घूर्णन यंत्र है। दूसरा, मोटर की कार्यविधि क्या है कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है भाई? यांत्रिक ऊर्जा में। कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगी? याद कीजिए, मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया था, ईएमआई। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि मोटर भी ईएमआई सिद्धांत पे ही काम करेगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब ये था, विद्युत के माध्यम से आप लोग चुंबक बना रहे थे। यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण था। और मोटर में भी यही होगा, हम विद्युत देंगे और आगे क्या बनेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब चुंबक बनेगी। इसलिए मोटर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा मोटर एक घूर्णन यंत्र है। सेकंड पढ़ा मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक में। नेक्स्ट पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, बोले तो ईएमआई पे काम करती है। अब हम मोटर की कार्यविधि देखते हैं एक बार के लिए। आपने 9th-10th की बुक पढ़ी होगी, वहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा। तो देखिए दोस्तों, उसी स्ट्रक्चर को आज समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा एक ये विद्युत धारा वही यंत्र था, विद्युत संग्रहण यंत्र जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, और दो क्या लगा रखी थी मैंने? चुंबक। और मैंने कहा ये कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये सिद्धांत समझाया तब मैंने कहा था इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है? चुंबक का भी होना जरूरी है और धारा संग्रहण यंत्र का भी होना। तो धारा संग्रहण यंत्र भी लगा हुआ है और विद्युत चुंबक भी लगी हुई है। सवाल बहुत मर्तबा पूछा जा चुका है कि मोटर में जो चुंबक लगी होती है ना, कैसी होती है? चुंबक भी आपने पढ़ी होंगी दो प्रकार से, एक स्थायी एक अस्थायी। ये चुंबक यदि अस्थायी होती, दोस्तों ये दोनों चुंबक यदि अस्थायी होती, तो इनका जो ही चुंबकत्व का गुण समाप्त होता, तो क्या ये मोटर घूम पाती? फिर नहीं। क्योंकि जो ही चुंबकत्व का गुण समाप्त हो गया, मतलब चुंबक समाप्त होगी, चुंबक समाप्त होगी तो क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण काम करेगा? नहीं करेगा। तो और हमें पता है मोटर कौन सा सिद्धांत पे काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसलिए चुंबक कैसी होती है भाई? स्थायी चुंबक। कैसे चुंबक होती है? स्थायी, परमानेंटली चुंबक होती है, स्थायी चुंबक। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन बाद इनकी चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाए, नहीं दोस्तों। मोटर के अंदर कैसे चुंबक लगी होती है? स्थायी चुंबक। नेक्स्ट टॉपिक ये हुआ, इसमें जो चुंबक लगी होती है वो कैसी चुंबक लगी होती है भाई? स्थायी चुंबक। समझ पाए आप लोग बातों को? उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाया हूँ। एक बार मोटर की डायग्राम को देखिएगा दोस्तों। ये यहाँ पे मैं बोर्ड पे बना पा रहा हूँ।
इस वजह से वैसे 3D डायग्राम होता है दोस्तों, और इसको हम फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। आपने दो चुंबक देखे और बीच में मैंने धारावाही यंत्र लगाया, और आगे मैंने इस धारावाही यंत्र को एक ये एक्सल, देखो ये राउंड दिख रहा है, एक्सल से अटैच किया। एक्सल से अटैच करने से पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक इस पे ये क्या लगा रखे हैं, सर्पी वलय। इस सर्पी वलय का नाम S, इसका नाम S2। इस सर्पी वलय का नाम क्या लीजिए भाई, S2। और इस सर्पी वलय के ऊपर भी एक क्या लगा रखे हैं मैंने, छोटे से डॉट दिख रहे हैं, इस पे भी डॉट है, इस पे भी डॉट है। ये क्या है आपके ब्रूस, और ये ब्रूस किसके बने होते पूछा जा चुका है, कार्बन के। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत मोटर में जो ब्रूस लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन के। दोस्तों ये सर्पी वलय लगे हुए हैं, तो सर्पी वलय से क्या अटैच है, हमारे ब्रूस। और ये ब्रूस क्या करते हैं, आगे हमारे लोड को जोड़ने का काम करते हैं। देखो इन ब्रूस के आगे माध्यम से हमारा लोड आ रहा है दोस्तों, और ये क्या है हमारी कुंजी। धारा प्लस से माइनस की ओर जा रही होगी, कुछ ऐसे जा रही होगी धारा और ऐसे आ रही होगी, कि आपको पता है किस ओर आएगी, फिर वो माइनस की ओर। जो ही समझिएगा मैंने विद्युत धारा दी यहाँ पे दोस्तों, मैंने यहाँ विद्युत धारा दी, विद्युत धारा फ्लो होना स्टार्ट हो गई इसमें, ठीक है। और तुम्हें पता है चुंबक के बीच में यार कोई यंत्र है, उसमें विद्युत धारा बह रही है। और याद कीजिए मैंने कहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में किसी एक का मूवेबल होना जरूरी है, एक का वेरिएबल होना जरूरी है। एक स्थिर हो जाएगा चलेगा, एक का घूमेगा ना, तभी कौन सा सिद्धांत काम करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये दोनों चुंबक फिक्स रहेंगी, और ये जो घूमना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर कौन सा सिद्धांत काम करना है, स्टार्ट हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ऐसा ही होगा, ये चुंबक फिक्स रहेंगे हमारी और ये घूमना स्टार्ट करेंगे। ये कैसे घूमेंगी वो देखो दोस्तों। इसको पढ़ने से पहले हमें एक लो जानना होगा, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम दोस्तों क्या कहता है वो सुनिएगा। देखो फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम ये कह रहा होगा तुम्हें कि आप लोग एक अंगूठा लीजिए, फर्स्ट फिंगर लीजिए, सेकंड फिंगर लीजिए, और तीनों को एक दूसरे के क्या कीजिए, परपेंडिकुलर कीजिए, मतलब 90 डिग्री के। तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर। उसने कहा कि जो सेकंड फिंगर आप लोगों की ये बताएगी आपकी विद्युत धारा की दिशा को। देखो दोस्तों ये अंगूठा था, ये आपकी फर्स्ट फिंगर, ये आपकी, मैंने कहा 3D डायग्राम है, इसको समझिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये आपका अंगूठा था, ये फर्स्ट फिंगर थी, ये सेकंड फिंगर। तो ये सेकंड फिंगर है जो क्या दर्शाएगी, विद्युत धारा की दिशा को। किसको दर्शाएगी भाई, विद्युत धारा की दिशा। और ये फर्स्ट फिंगर है ना, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दर्शाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। हमारी सेकंड फिंगर किसको दर्शा रही है, विद्युत धारा की दिशा। फर्स्ट फिंगर किसको दर्शा रही है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। जब हमने धारा भी दी और चुंबक भी थी हमारे पास, तो फिर बचा क्या, ये मोटर क्या करेगी, बल लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगी, इसमें गति होगी, मूव करेगी ना। तो बच गया जो अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाएगा, गति की दिशा को। ये किसका नियम कहलाता है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। दोस्तों याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार फर्स्ट फिंगर किसको दर्शाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। सेकंड फिंगर किसको दर्शाएगी, विद्युत धारा की दिशा को। जब हमने विद्युत धारा दी, चुंबक दी, ये दोनों हमने दी हैं, तो बची क्या, गति। तो बचा है हमारे पास कौन सा, अंगूठा। ये अंगूठा किसको दर्शाएगा, गति की दिशा को। ये क्या कहलाता है, फ्लेमिंग का नियम। समझ पाए होंगे आप लोग, फ्लेमिंग के नियम को समझ पा रहे हो ना। जो दोस्तों हमने यहाँ पे विद्युत धारा दी, तो देखिए विद्युत धारा की दिशा ये हो रही है, और मेरे अकॉर्डिंग विद्युत धारा की, देखो मैंने ये बनाया था, विद्युत धारा की सेकंड फिंगर दर्शा रही थी। जो मैंने विद्युत धारा की सेकंड फिंगर को माना, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर गुजर रही होंगी, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे गुजर रही होंगी। तो देखो ये हमारी किसको दर्शा रही है, विद्युत धारा की दिशा को ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाली विद्युत धारा की दिशा को, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। तो गति देखो, गति अंगूठा दर्शा रहा है, और अंगूठा कहाँ जा रहा है, इस बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, तो मतलब ये कुछ मूव करेगी। ए बी पार्ट्स, ये जो ए बी तो अंदर चला ही जाएगा, सी डी कहाँ जाएगा, ऊपर के आ जाएगा। दोस्तों ये 3D डायग्राम, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी,
फिर भी समझिए, देखो मैंने ये कहा था ये किसको दर्शा रही है, विद्युत धारा की दिशा, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ये गति। जो मैं इसको ऐसे करता हूँ, क्यों, मेरे को पता है विद्युत धारा तो ये जा रही है ऊपर, इसको विद्युत धारा, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की सही दिशा शो कर रहा है। तो अंगूठा जो अंदर जा रहा है, तो ये मोटर कैसे होगी, ऐसे ऊपर आएगी, ऐसे आएगी, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। और मूवमेंट ही तो करवाना था, गति तो करवानी थी, ये घूरना स्टार्ट कर देगी, यही क्या कहलाएगी, विद्युत मोटर की कार्यविधि। हमने देखा कि जो ही हमने धारा दी, धारा की दिशा ये है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ये है, तो गति की दिशा इस बोर्ड के अंदर की साइड जा रही थी। अंदर की साइड जाने का मतलब ये पार्ट्स कुछ ऐसे हो रहा था, मतलब ऐसे मूव कर रही थी दोस्तों, ये पहले ऐसे थी तो ऐसे मूव कर गई, समझ रहे हो ना। फिर से अगले पार्ट में क्या होगा, फिर से मूव करेगी तो ऐसे रोटेटिंग करना स्टार्ट कर देगी, और यही तो हमें करवाना था दरअसल। इस तरीके से रोटेट मोटर ऐसे ही तो घूमती है भाई दोस्तों, ऐसे घूमती है, तो यही मोटर की कार्यविधि हुई। हमने लोड दिया, चुंबकीय बल रेखाएं बनी, किसके सिद्धांत की वजह से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की वजह से। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के बाद फ्लेमिंग का नियम लग गया। फ्लेमिंग ये कहता है जब चुंबक की ओर विद्युत रहेगी तो ये बाद में क्या बन जाएगी, गति, और ये गति होने के बाद ये रोटेट हुई। तो इस तरीके से मोटर ने क्या किया भाई, कार्य करना स्टार्ट किया। अच्छा, ये मोटर की फ्लेमिंग का नियम पढ़ लिया। अब सवाल पूछा जा चुका है कई बार, देखिएगा ये दोस्तों, ये क्या है, ये क्रूड है, कोयल कह सकते हैं हम लोग, ये कोयल होती है ना बीच में, ये कोयल किसकी बनी होती है भाई, सबसे धारा वही है, तो सबसे ज्यादा धारा का चालक पदार्थ कौन सा कह सकता है, कॉपर की बनी होती है। और आपने अपने मैकेनिकल आता होगा आपके, जब आपकी मोटर समस्या मोटर निकाल रहे होते हो तो वो कहता है, चेक करके कहता है इसकी बाइंडिंग खराब हो गई। बाइंडिंग ये कुछ इस तरीके से, ऐसी बाइंडिंग नहीं होती है दोस्तों, ऐसे ऐसे घूम रही होती है, बाइंडिंग लगी होती है इसमें, ये बाइंडिंग ही होती है इसमें, किसमें, जो मैंने धारावाही संयंत्र बताया, ये बाइंडिंग का बना होता है ऐसे, ये कोयल होती है। और जब हमारा बोर्ड मिस्त्री आता है, मैकेनिकल आता है, तो कहता है इसकी बाइंडिंग जलेगी, तो यही बाइंडिंग जलने की बात करता है वो। साथ में ये हम लोग 9th-10th की बुक में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है, ये क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं आर्मेचर। हकीकत में आर्मेचर, मैंने कहा कि ये तो क्या है, बाइंडिंग है। हकीकत में ये पूरा यंत्र आर्मेचर कब बनेगा वो सुनिएगा, ये सवाल पूछने लायक सवाल है भाई। आर्मेचर, आर्मेचर देखा होगा आपने, कभी मोटर बंधाई हो मिस्त्री के पास, तो एक आपकी किसकी आयरन की प्लेट होती है, उसके अंदर तो बाइंडिंग बांध रहे होते हैं, तो फिर वो आयरन का जो खांचा है, आपका ढांचा है, और उसमें आप लोगों की जो है बाइंडिंग की जा रही है, फिर वो कंप्लीट बन के क्या बन जाता है, आर्मेचर। ये भी पूरा कंप्लीट आर्मेचर है दोस्तों। इस आर्मेचर में क्या क्या था, एक तो आपकी आयरन की प्लेट, आयरन का ढांचा हो सकता है, और उसमें क्या कर दी गई, बाइंडिंग, तो फिर वो क्या कहलाएगा, आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों, आर्मेचर कहेंगे हम आयरन के ढांचे में ये क्या कर दें, बाइंडिंग कर दें, तो फिर वो क्या कहलाएगा, आर्मेचर। समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा, फिर आप लोगों को पता है सर, जो ये घूमेगी तो फिर धारा की दिशा भी बदलना लाजमी है भाई। ये जो ही पलट जाएगी तो एक बार धारा की दिशा भी बदलेगी, एक बार प्लस की साइड जाएगी, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, एक बार माइनस जाएगी दोस्तों। पर दोस्तों इस धारा को बदलने का भी काम करेगा कोई, और वो हमारी बुक में क्या लिखा होता है, 9th-10th की बुक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा था कम्यूटेटर। क्या लिखा होता है भाई दोस्तों, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर मैंने तो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं, मैंने तो यहाँ पे सर्पी वाला S1 S2 लिखे और ब्रूस लिखे हैं भाई दोस्तों। तो कम्यूटेटर किससे कहते हैं, ये सर्पी बल है और ब्रूस मिलकर क्या बनाते हैं, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर कब मिलता है भाई, सर्पी बल है और परस्पर में क्या मिलते हैं, ब्रूस, तो क्या बन जाता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, धारा की दिशा को बदलने का काम करता है दोस्तों। ये छोटी सी प्रोसेस थी हमारे। हमसे सवाल क्या पूछे जा सकते हैं वो मैंने लिखे हैं एक साइड से। विद्युत मोटर कैसा यंत्र है, रोटेटिंग डिवाइस है, घूर्णन यंत्र है। क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट, कौन से सिद्धांत पे काम करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। और इसमें जो चुंबक लगी होती है वो कैसे लगी हो, स्थायी चुंबक लगी हो। स्थायी का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि उनकी वैलिडिटी मतलब चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकता गुण समाप्त हो जाएगा, नहीं, वो हमेशा चुंबकता का गुण मौजूद रखेंगी। और इस पे कौन सा लोग काम करेगा मोटर पे, विद्युत फ्लेमिंग के बाह्य हस्त का नियम। ये क्या कहता है कि आपकी फर्स्ट फिंगर किसको दर्शाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं को, सेकंड विद्युत धारा की दिशा को। जब विद्युत धारा और चुंबकीय बल रेखाएं मिलेंगी तो ऑटोमेटिक लास्ट क्या बची, गति। तो तीसरा किसकी दिशा को दर्शाएगा, गति की दिशा को। ये फ्लेमिंग का नियम कहलाता है, बाह्य हस्त का नियम। इसके साथ ही हमने जाना आर्मेचर में क्या होता है।
आर्मेचर आयरन का ढांचा प्लस में बाइंडिंग कर दी जाती है, वो क्या कहलाता है हमारा आर्मेचर। और कम्यूटेटर क्या होता है, ये सर्पी वाले और ब्रूस मिलकर क्या बनाते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है, धारा की दिशा को बदलने का, धारा की दिशा को बदलने का कार्य। तुमसे सीधे सीधे पूछा जाए कम्यूटेटर का काम क्या है, धारा की दिशा को बदलना। कम्यूटेटर में कौन कौन सी दो चीजें मिलकर बनी होती है, सर्पी वाले प्लस में ब्रूस मिलकर बनी होती है। इसकी कार्यविधि को एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों। जो हमने लोड दिया, लोड देने के बाद ये विद्युत धारा प्लस से बहना स्टार्ट होगी, प्लस से भई तो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरनी है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सिद्धांत काम करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोस्तों नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट वीडियो पे जाके देखिएगा, मैंने एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसमें बताया हुआ है कि जब चुंबक से हम क्या बना सकते हैं, विद्युत से हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, चुंबक। इसके लिए जरूरी था कि चुंबक या विद्युत में एक का मूवेबल होना जरूरी था, एक का स्थिर। यहाँ पे मैंने इस चुंबक को स्थिर कर रखा है और ये मोटर घूमेगी, मतलब एक रोटेटिंग होगा, मतलब क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा तो क्या बनेगी, चुंबक। तो चुंबक बनेंगे, चुंबक बल रेखाएं नॉर्थ से किस ओर निकलेंगे, साउथ की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं किस ओर निकलेंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। जब धारा की दिशा ये जा रही है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये जा रही है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से मोटर की गति की दिशा इस बोर्ड के अंदर की साइड जा रही है। जिसका मतलब अंदर की साइड जा रही है तो ये मोटर कुछ ऐसे मूव होगी और इसी ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी, ऐसे मूव होने वाली। मेरा हाथ तो भाई पूरा घूम नहीं पा रहा ना, इस तरीके से मूव करती रहेगी। हमें पता है मोटर का काम ही ये मूविंग करना होता है, तभी तो नीचे वाला पानी हम पंपों पे कहाँ आता है भाई, ऊपर आ रहा होता है। तो इस तरीके से मोटर क्या करती है काम, याद रखिएगा। ये जो ब्रूस होते हैं किसके बने होते हैं, कार्बन के। जो आपकी आर्मेचर का ढांचा होता है कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, मोस्टली कॉपर के तार लगाए जाते हैं क्योंकि कॉपर विद्युत का अच्छा चालक है। और बाइंडिंग का मतलब ये था कि आप लोग मिस्त्री के पास जाते बाइंडिंग जलना बोलता है, इसका मतलब ये जो ढांचा बनाया अंदर था ना, इसमें बाइंडिंग थी, परंतु इस ढांचे को कंप्लीट को आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर में एक लोहे का ढांचा होता है, उसमें बाइंडिंग कर दी जाए तो फिर वो क्या कहलाता है दोस्तों, आर्मेचर कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो है, फिर भी एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं भी आए तो दोस्तों कमेंट्स में डालिएगा, समझाने की फिर से कोशिश की जाएगी। थैंक यू।